नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पीएम मोदी का विजय मंत्र। तमाम राजनीतिक दल 24 की लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं, तो भला बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 24 के प्लान का रोड मैप दिखाने की कोशिश की। पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने जनसेवा का संदेश दिया। कांग्रेस समेत कई दलों पर परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को लेकर जोरदार हमला भी बोला। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वालों को भी जवाब दिया। साथ ही विपक्षी पार्टियों को उन्हीं के बनाया जाति वाले जाल में फंसा दिया। और ऐसे में न्यूज स्टेट के अहम सवाल, पीएम का संदेश, वंशवाद से नहीं चलेगा देश। कांग्रेस पर प्रहार, 24 के लिए बीजेपी तैयार। जीत का मंत्र, 24 में फिर खिलेगा कमल। वंशवाद पर हमला 24 की रणनीति का हिस्सा। जाति पर पीएम ने विपक्ष को उसी के जाल में क्या फंसा दिया। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मौका बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस का था, लेकिन पीएम मोदी की नजरें 2024 पर रही। इस मौके पर पीएम ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। पीएम ने बीजेपी के भविष्य की सियासत का खाका खींचते हुए सामाजिक न्याय के बहाने दलित पिछड़ों को ही सिर्फ साधने की नहीं, इस वर्ग के वोट के सहारे अपनी नैया पार करने वाले विपक्ष की कोशिशों पर भी सीधा प्रहार किया। अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों पर पीएम ने परिवारवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का दर्द देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। केंद्र पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे विपक्ष पर भी पीएम ने जोरदार पलटवार किया। जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। पीएम ने कांग्रेस पर हमला किया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कभी हुआ ऐसा तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, और एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय। ये राहुल जी का एक ही उदाहरण बस है। चलिए, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पीएम मोदी को हर वक्त विपक्ष की आलोचना नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बन गई है कि चाहे विदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी केवल विपक्षी दलों की आलोचना करने को ही अपनी उपलब्धि समझती है। भारतीय जनता पार्टी वो जातवाद की बात करती, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो पवन पुत्र हनुमान जी की भी जात बताने से पीछे नहीं हटते। वो भ्रष्टाचार की बात करते, नौजवानों की रोजगार की बात करते, लेकिन उन पे क्या किया, इस सवालों का जवाब नहीं मिलता है। पीएम ने एक बार फिर परिवारवाद के बहाने विरोधियों पर हमला बोलकर 24 की लड़ाई के लिए अपनी रणनीति का खाका खींच दिया है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, संजय चौधरी जी प्रवक्ता बीजेपी, नावेद सिद्दीकी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। संजय जी, आदत बन गई है बीजेपी की विपक्षियों पर लगातार हमला, और वहीं वंशवाद, जातिवाद और इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हमलावर है आप लोग। क्या 24 को लेकर आज पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसदों, विधायकों को समझा दिया कि किस तरीके से तैयार रहे आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से आज हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। पार्टी 6 अप्रैल को, जिसका बंबई में पार्टी हमारी बनी, आज 44वां
दिवस मना रहे हैं। और 44 साल पहले जब बंबई में अरब सागर के किनारे अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, वो तस्वीर आज हमारे सामने है कि जो हमने प्रण लिया था पार्टी विद डिफरेंस के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर, सुशासन के आधार पर, अंत्योदय के आधार पर, आज पार्टी ने वो मुकाम पाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परिवारवाद पर हमला करता है, क्षेत्रवाद पर हमला करता है, जातिवाद पर हमला करता है, भ्रष्टाचार पर हमला करता है, तो ये हमला विपक्षी दलों को क्यों लगता है कि ये हमला उन पर हो रहा है? जो विषय पर हमला हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये राजनीतिक दल ये मान बैठे हैं कि ये सारे मुद्दे वास्तव में उनके ही गढ़े हुए हैं, उनके ही कारनामे हैं। विपक्ष का तो ये कहना है कि अब तो विजन बता दीजिए, बहुत हो गया, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अब एक विजन तो बता दें। देखिए, विजन तो दिखाई दे रहा है। देखिए, जो अंग्रेज भारत पर शासन करते थे, आज उनसे बेहतर अगर हमारी अर्थव्यवस्था है तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि देश ने लंबी छलांग मारी। अगर आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया है तो ये एक बार का मंत्र है कि हमने विकास के पैमाने पर लंबी दूरी हासिल की। अगर देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी पर हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन मिल रही है तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हमने चिकित्सा के क्षेत्र में लंबी छलांग मारी है। हम इस विजन के साथ बढ़ रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, स्वास्थ्य की समस्या का समाधान हो जाए, तो ये हमारे एक छोटा सा सवाल, निश्चित रूप इससे उम्मीद है कि 80 की 80 मिलेंगी सीटें। देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम 273 क्रॉस करेंगे। हमने वो लक्ष्य पाया। 19 के चुनाव में आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि 300 हमारा टारगेट है, हम 303 सीट जीत कर आए। जो हमने टारगेट रखा है उन टारगेट्स को हमने जीता है, हमने करके दिखाया। नावेद जी, निश्चित रूप से नावेद जी, पार्टी आगे भी करके दिखाएगी। नावेद जी, लगातार, हालांकि ये हमेशा कहा जाता कि बीजेपी चुनावी मोड में, और जिस तरीके से आज हर्षोल्लास का दिन बीजेपी के हर नेता और कार्यकर्ताओं के लिए एक मंत्र दिया गया, जाहिर तौर पर विपक्ष को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष ये लगातार कह रहा है संविधान खतरे में है, विपक्ष को कुचला जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन हम पुरानी बातों को भी कुरेद रहे हैं लगातार, चाहे वो जातिवाद का मामला हो, क्षेत्रवाद का हो, करप्शन का हो, वंशवाद का हो। देखिए जनाब, ऐसा है कि वंशवाद की बात जहां तक है, वंशवाद ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। इधर अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक कर देखा करते? अपने गिरेबान में अगर झांक कर देखें तो वंशवाद इनके यहाँ सबसे ज्यादा अधिक है। मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है, अगर मैं पढ़ूंगा, अगर मैं वो नाम आपको बताऊंगा कि इनके यहाँ कौन पिता, पुत्र, चाचा, भतीजे किस तरह से इनके यहाँ आए, मेरे पास सामने नाम रखे हुए हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आपका जो डिबेट का समय है वो शायद समय का पड़ रहा है। कि जो अभी बता रहे थे कि इस तरीके से बातें हो रही हैं, देखिए लगातार स्पीच देना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप स्थापना दिवस पे आप अपनी स्पीच दे रहे हैं, लेकिन आपने जो पहले कहा था वो पूरा क्यों नहीं किया? आपने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, वो पूरी नहीं की। आपने कहा था कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, वो नहीं हो सकी। आपने कहा कि हर शिक्षक की जो भर्ती का जो विषय था, जो खासतौर से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा था, वो कहीं ना कहीं आपने उनको, शिक्षक जब आपसे कुछ मांगने गए तो आपने उनको पर लाठियां चला दी। तो इस तरीके से सारी चीजें जब आपने कर दी तो जनता समझ गई है कि इनकी जो इनकी स्पीच है, इनको सुनना अब कोई फायदा नहीं। बड़ा खूबसूरत गीत था एक राजेश खन्ना की फिल्म कि वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, और वादे पे तेरा मारा गया इंसान ये सीधा साधा। तो इंसान जो है वो सीधा साधा मारा गया और वादा पूरा नहीं हो पाया। जनता समझ गई है, तो अब जनता सुनती भी नहीं है, तो सुन नहीं रही है, और वो इंतजार में बैठी है कि 24 आए और हम अपना तख्त जो है वो वहां पर पलट करें, तख्ता पलटने का काम हम करें। जी भाई साहब। प्रियंका जी, वंशवाद यानी कि परिवारवाद, न कांग्रेस इस हमले से बच पाई, न समाजवादी पार्टी बच रही है। करप्शन, पिछली सरकारों को लेकर लगातार करप्शन, क्षेत्रवाद, जातिवाद, 24 को लेकर तो मूल मंत्र तैयार है बीजेपी की तरफ से, हर एक हथियार तैयार है कि किस तरीके से आक्रमण विपक्षी दलों पर होने वाला है।
राहुल, काट की हांडी बार बार नहीं चली। जो आप 14 में थे वही बात आज 19 में आपने करी, उसके बाद आप 24 के लिए भी वही प्लान ऑफ एक्शन। आपके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं। आप बताइए, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदल दिए और इनकी लाल आंखें कहाँ हैं? विपक्ष की तरफ। आज भी ये विपक्ष का रोना रो रहे हैं। अरे विपक्ष तो सत्ता में 10 सालों से नहीं है, आप क्यों विपक्ष का रोना रो रहे हैं? हमारे नेता को आपने संसद से बाहर निकलवा दिया, उसका घर निकलवा दिया, उसके बाद आप बचा क्या रोने के लिए? आप छाती पीट पीट कर रोते चले जा रहे हैं। जनता तो देख रही है ना, जनता ये देख रही है कि जो आपने कहा वो उसमें तो कुछ किया नहीं। भ्रष्टाचार की बातें करते, शर्म नहीं आती इनको भ्रष्टाचार की बातें करते हुए? 40% कमीशन की सरकार इनकी कर्नाटक में चलती खुलेआम। करोड़ों रुपया पकड़ा गया, किसको जेल में डाल दिया? आप बताइए, बैफक घोटाले का क्या हुआ, किसको जेल में डाल दिया? और खुद तो भ्रष्टाचारी कर बचाते ही बचाते हैं, साथ में दूसरी पार्टियों के भी भ्रष्टाचारी आ जाते हैं तो उनको भी वॉशिंग मशीन से धो के साफ सुथरा कर लेते हैं। ये तो है भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत। कहाँ ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कुछ बातों में सत्यता भी होनी चाहिए। और ये रहा जो परिवारवाद की बातें करते हैं, तो सही बात है, इनके परिवारवाद की लिस्ट खुद लंबी है। जाकर अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्योंकि बांसुरी की धुन हमेशा मीठी नहीं होती। फटी हुई बांसुरी बार बार बजाने से वो सुहावनी नहीं लगने लगती है। तो हकीकत ये है कि जाके अपने गिरेबान में झांके कि हमने देश को क्या दिया है, और देश जिसने आप पर इतना विश्वास किया। मैं सच कहती हूँ कि इस देश की जनता वाकई में बोली है। आप पर लगातार बेपनाह आपको विश्वास देती रही, आपको बहुमत दिया, आपको हर एक चुनाव में जिताया, और आपने उसको क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी, नोटबंदी। क्या दिया आपने? तालाबंदी, सड़कों पर लोगों को ले आया। क्या दिया उन किसानों को जिनको आप आय दुगनी कर रहे थे? आपको उनको क्या दिया? सड़कों पर बिठाए रखा, जाड़ा गर्मी बरसात में 700 किसानों की मौत हो गई। बचे कुछ आपके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के मार दिया। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इनको? इनके पार्टी में ऐसे नेता बैठे हुए जो महिलाओं पर गंदी नजर रखते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि उनके लिए क्या है, उनके लिए कई सवाल हो गए प्रियंका जी, हालांकि जवाब संजय जी देंगे, लेकिन हेमंत तिवारी सर हमारे साथ हैं 80 लोकसभा सीटों को लेकर, और जो ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री का ये विजय मंत्र है, ये संदेश है जीत के लिए, और दूसरी ओर विपक्ष के जो आरोप है। जी अच्छा राहुल, विपक्ष के आरोप आज से 9 साल पहले भी वही थे, कमोबेश जो आज है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो भी आज जो इल्जाम वो लगा रहे हैं, कमोबेश यही लगाते थे। 14 के बाद भी यही परिस्थितियां हुई, समस्याएं देश के सामने लगभग वही थी जिसको अपोजिशन उठा रहा था। आज भी परिस्थितियों में ज्यादा परिवर्तन किस बात? अगर ये इशू अपील करते तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी कामयाबी क्यों नहीं? इसका मतलब समय समय पर इन इशूज को स्वयं जनता ने, जिसके हाथ में फैसला करना होता, उसने पारित किया। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए जी, 14 का लोकसभा चुनाव, 17 का असेंबली इलेक्शन, 19 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और वो भी उन परिस्थितियों में जब उत्तर प्रदेश ने अपोजिशन का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन भाजपा के सामने, उसके बाद 22 माह। तो हम तटस्थ तौर पर तो वही देख सकते हैं जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, जो जनता का मैंडेट है, जो भी जनता की सबसे बड़ी अदालत होती है जहां इस पर फैसला होता है। वहां कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं करता, और न ही कोई वकील, मुख्तार और महाधिवक्ता उस पर बहस करता है जी। तो प्रथम दृष्टया यह बात है। दूसरी बात, जब आप सत्ता में होते हैं, लगातार जीतते हैं, आप चैंपियन होते हैं, और आपका काम होता है चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनना, तो एक तो इतना तो सामान्य तरीके से अपर हैंड आपका हो ही जाता है कि आप 8 अच्छी चीजों के साथ, 8 सही चीजों के साथ 2 गलत चीजें बोलते हो सकता है। जहां तक जातिवाद की है, जातिवाद ऐसा नासूर है इस देश में जिससे कोई पार्टी नहीं बच सकती, स्वयं भाजपा भी नहीं बच सकती। वो भी कैंडिडेट ऐसे वोट देती है जिस जात का जहां ज्यादा वोट है। और जातिवाद ऐसा विषय है, खास तौर से हिंदी हार्टलैंड में। हिंदी हार्टलैंड एक ऐसा इलाका है जो लोकसभा की बहुत ही फैसलाकुन सीटें देता है महत्तम संख्या में। ऐसी सूरत में सारी पार्टियां करती। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में
जहां अरसे तक दशकों तक उसका साम्राज्य रहा, आज यहाँ पिछड़ी क्यों है? क्योंकि उसने जातिवाद नहीं किया शुरू, वो अपने सिद्धांतों पर बनी रही। बाकी क्षेत्रीय क्षेत्रकों ने अपनी जातिवादी जो राजनीति उसको आगे बढ़ाया बहुत प्रखर तरीके से, और उनको कामयाबी मिली। आप सोचें, पिछले 3 दशक के दौरान अगर 4 बार क्षेत्रीय क्षेत्रकों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, इसका जो पहला कारण समझ में आता है कि जो जातिवादी राजनीति बढ़ी है। यही हाल बिहार में भी है। तो ऐसी सूरत में जातिवाद से, अगर जातिवाद का इल्जाम, तो जातिवाद का इल्जाम कॉमन तौर पर सब पे लगता है। बाकी एक तो बात है वंशवाद की बात भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही है, खाली मोदी नहीं कर रहे हैं। यह बात तो एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी जो गुजरे जमाने की बीजेपी के स्टालवार्ट थे, जिन्होंने बीजेपी की बुनियाद रखी, वो भी ये इल्जाम करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का अपोजिशन को लेकर के जो आरोप है या उस पर जो आक्रमण है, उसकी धार लगभग वही है, उनकी मुख्य बातें वही है। अपोजिशन भी वही सारी चीजें कर रहा है, लेकिन जब आपके तर्क खारिज हो जाते हैं, जनता उनको खारिज कर देती है, तो फिर वही तर्क दोबारा शायद बहुत जल्दी अच्छा, यानी कि अस्त्र शस्त्र जो हैं पुराने ही है बीजेपी के पास, लेकिन समय समय पर उसी अस्त्र और शस्त्र का उपयोग चुनाव को लेकर किया जाता है। संजय चौधरी जी, जवाब दे दीजिए, हर एक, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या फिर कांग्रेस की प्रवक्ता या फिर जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी ने सवाल उठाए। देखिए, सारी बातों का मूल यह है कि जो चीजें हैं उस पर बीजेपी ने अपर हैंड जाकर सोल्यूशन दिया है। भ्रष्टाचार की बात होती है। खुद राजीव गांधी का वक्तव्य है कि जब हम 1 रुपया देते हैं तो 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है, जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। ये एक स्थापित मान्यता थी जिसको देश के प्रधानमंत्री ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वीकारा, लेकिन उसका हल निकाला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कि देश का हर व्यक्ति, चाहे वो गांव में रहने वाला हो, मलिन बस्ती में रहने वाला हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, लेकिन उसका बैंक में खाता खुले, और खाता खुलने के बाद जो स्कीम है उसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो। और जब अकाउंट में बेनिफिट ट्रांसफर होता है तो भ्रष्टाचार से मुक्त होकर चीजें उसके पास पहुंचती हैं। तो जो समस्याएं थी उसका स्थायी समाधान भारतीय जनता पार्टी ने देकर दिखाया है। आज कोई भी नहीं कह सकता कि जैसे किसान को अगर 2000 रुपया मिला। संजय जी, अगर स्थायी समस्या का समाधान किया है तो हमें नहीं लगता कि आज जितनी भी पार्टियां हैं उन पर हमलावर प्रधानमंत्री होते, जातिवाद की बात करते, क्षेत्रवाद की बात करते, वंशवाद की बात करते, अगर इतना ही बेहतर काम बीजेपी की सरकार ने किया है। देखिए लोकतंत्र में परिणाम कौन देगा? देखिए, परिणाम तो अंततः जनता देगी, और जनता ने अपने परिणाम के आधार पर बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता थी उस आवश्यकता की पूर्ति की है, तो वो परिणाम में दिखाई दे रहा है। और रही बात कांग्रेस की, देखिए मूलभूत चीज समझिए, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में एक रिप्रेजेंटेटिव सोनिया गांधी जी, मैं अपने प्रवक्ता मित्र से पूछना चाहूंगा, कितने साल हो गए हैं सोनिया गांधी? प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आई है, करती थी पूरे देश में 2 सीटें हुआ करती थी, अपने दिन भूल गए। लेकिन उसके बाद भी हमारे सांसद कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे, जनता के बीच में रहते थे। चाहते हैं भारत। देखिए, ये इस परिवर्तन अब बोलने तो दीजिए संजय जी, अब बोलने दीजिए, जो सवाल किया है सुन लीजिए। देखिए, इनका एक ही मकसद है, विपक्ष विहीन सरकार। विपक्ष विहीन होने का एक फायदा इनको ये मिलेगा, इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, इनसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भैया ये अडानी जी की कंपनी में 20,000 करोड़ कहाँ से आए, उनकी शेल कंपनियों में किसका पैसा है। तो इनसे सवाल पूछो तो ये संसद से बाहर कर देंगे, ये सदस्यता रद्द करवा देंगे, ये उसको घर से निकलवा देंगे। तो ये किया हमारे नेता के साथ इन्होंने। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि सवाल पूछना गुनाह है? प्रियंका जी, देश में लोकतंत्र है और सवाल प्रियंका जी मानते वो अध्यक्ष हैं, वो बार बार राहुल गांधी को ही लेकर जिक्र क्यों किया जाता है, और नेता नहीं है क्या कांग्रेस में? नहीं, ये तो सवाल इनसे पूछना पड़ेगा, जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी को ही क्यों नेता मानते हैं विपक्ष का। और हो सकता है कि आप लोग उसी में उलझ के रह जाइए, अब वो अपना साथ जाए, वो अपना निशाना साथ जाए। नावेद जी, हालांकि विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, बार बार कोशिश हो रही है, लेकिन नेता कौन? अखिलेश यादव होंगे क्या? बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है।
देखिए, सबसे बड़ी चीज है राहुल कि लोकतंत्र को बचाना। बीजेपी क्या है हम नहीं जानते, बीजेपी को हम कुछ नहीं समझते। हम लोग ये जानते हैं कि संविधान के ऊपर अगर खतरा आ रहा है, हम ये जानते हैं लोकतंत्र के ऊपर खतरा आ रहा है, लोकतंत्र का मंदिर जो हमारा संसद भवन उसके ऊपर खतरा है, तो उसको बचाने की कोशिश है। बेरोजगारी दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है, भुखमरी दूर करनी है, लोगों को नौकरी मिले। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अरे 1 ही करोड़। ठीक है, आप उम्मीद है इन्हीं सब मुद्दों के साथ विपक्ष एक रहे। लड़ाई थोड़ी दिलचस्प हम लोग भी देखना चाहते हैं 24 में, लेकिन उम्मीद नहीं है। हेमंत सर, संविधान को बचाने केवल एक ही मुद्दा दिखाई देता है विपक्ष के पास। देखिए राहुल, मैं सत्य बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहती है खिलाना, अपोजिशन वैसे खेलता है। मुझे लगता है कि बजाय सड़क पर उतरने के जो पब्लिक के इश्यूज आप बयानों में देते हैं, उसको जमीन पर जाकर लोगों को समझाने की जो आज की पॉलिटिक्स चल रही है। हालांकि सही है कि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन बहुत कमजोर हो जाता है तो बहुत चिंताजनक स्थिति होती है, क्योंकि आपकी स्वस्थ आलोचना कौन करेगा। और हमारे हिंदुस्तान की राजनीति आज इस मोड़ पर है जहां आलोचना का स्तर गिर गया है। वो दोनों पक्ष की ओर से हो रहा है, राज से नहीं हो रहा, ये 2-3 दशकों से हो रहा है। ऐसी सूरत में मैं खाली फिर एक बात कहता हूँ कि आपकी इश्यूज अगर सही है तो जनता के बीच में ले जाइए। इलेक्शन आ रहा है, जनता उनको हटा दे, जनता के पास फैसला करने का हक है, लेकिन जनता तुमको लगातार बैठा रही है, ये भी सोचना पड़ेगा ना। ये सोचे विपक्ष ये सोचे, लेकिन बार बार संविधान का हवाला दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर स्थापना दिवस बीजेपी हालांकि मना रही, और ऐसे में पीएम मोदी ने 24 का मंत्र दे दिया। और क्या कुछ काट विपक्ष के पास बीजेपी को 24 में हराने के लिए, ये तो वक्त बताएगा। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।